आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिश रूल के अंडर थी उसके बारे में। उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ। 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हुए, जो चेंजेज हुए, वो अपन ने चैप्टर 2 में पढ़े। अब पढ़ेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई 1990 के बाद। बड़े बदलाव किए गए जिनमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिनमें जो मुख्य पॉलिसी थी वो लिबरलाइजेशन की थी, प्राइवेटाइजेशन की थी और ग्लोबलाइजेशन की। तो वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, जो बड़े बदलाव इंडिया की इकोनॉमी में हुए, उसके क्या रीजन थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिनको शॉर्ट में अपन एलपीजी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो इनके बारे में अपन अप्रेजल करेंगे, इनके बारे में अपन असेस करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये पॉलिसी क्या थी। सबसे फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में एडवांटेज जो थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी थे, जिसको मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, और साथ में प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के भी थे, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो इन दोनों के मिक्स फीचर इंडियन इकोनॉमी थे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में थे। इसलिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहा गया। अब देखो आगे रियलिटी की बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो था वो यहाँ डोमिनेटेड था इंडिया में। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन रियल में ये देखा गया कि मुख्य रूप से डोमिनेटेड, प्रभुत्व या प्रधानता, मुख्य मेन रोल जो था पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का था। और जो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन जो थे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाए गए इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ इग्नोर कर दिया गया। साथ में बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर का था इकोनॉमी में, और वेरी लो इन्वेस्टमेंट था इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का। और ये जो डोमिनेंस था वो लगभग 4 डेकेड्स तक चलता रहा, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत से रूल्स बन गए, लॉज बन गए, नए नियम कानून बन गए। यानी कि 1950 से लेके 1990 तक 40 वर्षों तक इंडिया की इकोनॉमी को पब्लिक सेक्टर के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया गया, और बहुत से रूल बनाए गए, जिससे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी वो हैम्पर हो गई, बाधित हो गई इंडिया में। अब देखो कुछ स्कॉलर्स हैं, उनका क्या कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल इंक्रीज हो रहा था उससे इंडियन इकोनॉमी में जो बेनिफिट्स हुए, हेल्प मिली, वो क्या थी। एक तो अचीव ग्रोथ इन सेविंग्स, कि एक तो जो सेविंग है लोगों की वो बढ़ी, इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। फिर है डेवलप ए डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट काइंड्स की यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। इसके अलावा अचीव फूड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। और 1960 के बाद इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, और गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। तो उससे भी इंडिया फूड सिक्योरिटी को अचीव कर पाया, यानी कि इंडिया सेल्फ रिलायंस बन गया फूड आइटम्स में ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद। अब देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए इंडिया में 1990 के बाद, तो उसके क्या रीजन थे। तो इसमें बता रखा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसकी जो हालत थी या उसके जो हालात थे 1991 में, वो बहुत ज्यादा मीजरेबल थे, दयनीय हालात थे। और ये किस कारण से थे, कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स,
यानी कि कम्युलेटिव का आप मतलब समझ सकते हो सम, टोटल, कि बहुत से रीजन थे, उन सब के कारण इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो मिजरेबल बन गई थी, दयनीय हालात बन गए थे। तो जिनमें से जो रीजंस हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रीजन है उनमें पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि लास्ट जो 40 इयर्स थे 1951 से 1990, तो जो पब्लिक सेक्टर जो था उसका इम्पोर्टेंट रोल था इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। केवल फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेज के अलावा जो पब्लिक सेक्टर था उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो डिसअपॉइंटिंग थी, मतलब निराश करने वाली थी। इंडिया की इकोनॉमी में डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट रोल पब्लिक सेक्टर का था, गवर्नमेंट का था। और केवल फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेज, केवल कुछ ही कंपनी जो थी गवर्नमेंट की वो प्रॉफिट में चल रही थी, बाकी जो परफॉर्मेंस थी कंपनीज की वो डिसअपॉइंटिंग थी, निराश करने वाली थी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लॉस हो रहा था उनमें। फिर है कंसिडरिंग huge losses incurred by a good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making necessary reforms। तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज थी उनमें। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको स्वीकार किया कि रिफॉर्म्स करना जरूरी है, रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो पब्लिक सेक्टर में लॉस होने के कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट की गई। दूसरा इसका रीजन है डेफिसिट का, मतलब गाठा, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बीओपी बैलेंस है उसमें गाठा बढ़ रहा था। मतलब इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज जो थी वो लगातार कम हो रही थी, इंडिया का एक्सपोर्ट कम था, इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा था। डेफिसिट इन बीओपी अराइजेज व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट से जो रिसिप्ट आ रही थी उससे ज़्यादा इंडिया पेमेंट कर रहा था इंपोर्ट करवा कर, इस कारण से डेफिसिट ये गाठा हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का। इवन आफ्टर imposing heavy tariffs and fixing quotas, there was a sharp rise in import। यानी कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए थे फॉरेन गुड्स पे, क्वांटिटी फिक्स कर दी थी इंडिया में फॉरेन गुड्स कितने आ पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इंपोर्ट बढ़ रहा था। On the other hand, there was slow growth of exports due to low quality and high prices of Indian goods in the international market। और साथ में जो ग्रोथ थी एक्सपोर्ट की वो स्लो थी, प्राइसेज इंडियन गुड्स की हाई थी, इस कारण से लगातार डिफिसिट बढ़ता जा रहा था। थर्ड है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जब होती है, जब प्राइसेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन की होती है। तो लगातार जो जनरल प्राइसेज है इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ती जा रही थी। और किस कारण से? मनी सप्लाई इंक्रीज करने से, जैसे नए नोट्स छापे जा रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा था, तो इस कारण से प्राइसेज तो बढ़ रही थी। इसेंशियल गुड्स का शॉर्टेज बना हुआ था, कमी बनी हुई थी, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, क्लोथ्स हैं, फूड आइटम्स हैं उनकी। फिर है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया का जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का, तो वो फॉल हो रहा था, कम होता जा रहा था, लोवेस्ट लेवल पे चला गया था, और इंडिया की इकोनॉमी में क्राइसिस क्रिएट हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था वो डिक्लाइन हो गया था। फिर है इसमें जो किस कारण से, यानी कि इंपोर्ट करवाने से। और हालात कैसे थे कि 2 वीक्स के लिए भी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं था, यानी कि करेंसी, फॉरेन करेंसी 2 वीक्स तक इंडिया पेमेंट कर सके इंपोर्ट करवा कर, इतनी ही करेंसी बची थी। 2 वीक्स से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच पाया था इंडिया के पास, ऐसे हालात हो गए थे इंडिया के। और इंडिया जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं जिनसे फॉरेन एक्सचेंज डॉलर उधार ले रखी थी, तो उनको इंडिया इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहा था। फिर देखो फिफ्थ रीजन, ह्यूज बर्डन ऑन डेब्ट्स।
जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था रेवेन्यू से, इनकम से। इस कारण से गवर्नमेंट को मनी बोरो करनी पड़ी बैंक्स, पब्लिक से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन, कर्ज बढ़ता जा रहा था। इस कारण से भी इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करनी पड़ी। फिर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल जो क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो उसका रीजन था कि इकोनॉमी का इनएफिशिएंट मैनेजमेंट किया गया। मतलब इकोनॉमी को ठीक से ऑपरेट नहीं किया गया, ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, मतलब अच्छे डिसीजन नहीं लिए गए इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं बढ़ाया गया, एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से जो गवर्नमेंट थी वो सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। इंटरनेशनल जो इंटरनल सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, उनसे, जैसे टैक्स है, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इन सब से गवर्नमेंट के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा था रेवेन्यू से, और इसका मार्जिन बढ़ गया था, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे और रेवेन्यू, इनकम गवर्नमेंट के पास कम थी। इसी दौरान जो फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट ने बोरो की अदर कंट्रीज से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो भी गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दी, खर्च कर दी कंजम्पशन नीड्स पे। तो इंडिया की इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हो गए थे। इस कारण से इंडिया में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा, न्यू रिफॉर्म पॉलिसी लागू करनी पड़ी। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जो इंडिया की इकोनॉमी में क्राइसिस क्रिएट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज 15 डेज तक की ही बची थी इंपोर्ट करवाने के लिए। ऐसे जो हालात बने, तो इंडिया के ऊपर दबाव आया कि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल हेल्प लें। तो देखो, जो क्राइसिस आया इंडिया की इकोनॉमी में 1991 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच लगाई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उसके पास, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। और इंडिया की गवर्नमेंट को $7 बिलियन का लोन मिला। और ये लोन प्रोवाइड करने के साथ जो इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन्होंने इंडिया से उम्मीद की, इंडिया के ऊपर कंडीशन लगाई कि आप इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करोगे, मतलब आसान बनाओगे, टैक्स वगैरह, कोटा, जो भी बैरियर है वो आप रिमूव करोगे, और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको आप ओपन करोगे। जो रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वो आपको उठाने पड़ेंगे, साथ में गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम करना पड़ेगा। और जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे ट्रेड करने में जो भी टैक्स वगैरह एज ए रिस्ट्रिक्शन के रूप में है, कोटा जो रिस्ट्रिक्शन के रूप में है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इंडिया एग्री हुआ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की कंडीशन पे, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में अनाउंस कर दी गई। अब देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी was announced in July 1991. It consisted of wide range of economic reforms. यानी कि जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई, और इसमें बहुत से सुधार किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। और जो एम था इस पॉलिसी का, वो इंडिया को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना, इंडिया की इकोनॉमी में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, साथ में जो भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना, जो फर्म्स की ग्रोथ के लिए जो बैरियर्स बने हुए हैं उनको रिमूव करना। अब देखो बात करें आगे इसमें, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ मेजर्स। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको टू काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फर्स्ट टाइप स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल बनाना था। फिर सेकंड है इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, यानी कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर फिर से बनाना।
इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो फिर से बनाना। तो कहने का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके दो टाइप्स थे, टू टाइप के मेजर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में थे। एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स जिसमें है, इसमें शॉर्ट टर्म मेजर शामिल थे। जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स है इसमें शॉर्ट टर्म मेजर शामिल थे, और उनका जो एम था वो क्या था, करेक्टिंग वीकनेसेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कि जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो वीकनेस थी, वीकनेस क्या थी कि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करवा रहा था, एक्सपोर्ट कम कर रहा था, जिस कारण से इंडिया से लगातार फॉरेन करेंसी कम होती जा रही थी इंपोर्ट करवाने के कारण। तो इस वीकनेस को इंडिया अब करेक्ट करना चाहता था। साथ में कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही थी, जनरल प्राइसेस बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करना। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टू काइंड्स, जिसमें फर्स्ट स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्टेबलाइजेशन के अंदर टू ऑब्जेक्ट थे। फर्स्ट बीओपी बैलेंस को करेक्ट करना, बीओपी में जो डेफिसिट गाठा हो रहा था उसको करेक्ट करना, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना। साथ में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ती जा रही थी, उसको कंट्रोल करना। फिर है सेकंड जो टाइप है वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, यानी कि ये लॉन्ग टर्म मेजर थे जिनका एम था इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की इफिशियंसी को इम्प्रूव करना। और सेकंड है इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, जिसमें फर्स्ट है कि इंडियन इकोनॉमी की इफिशियंसी को इम्प्रूव करना, जैसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यहाँ की इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव बने, यहाँ के गुड्स अच्छी क्वालिटी के बने, तो इंडिया की इकोनॉमी को इफिशियंट बनाना था। साथ में इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी हो, जैसे जो वेरियस बैरियर लगा रखे थे इंडियन इकोनॉमी में, जो पब्लिक सेक्टर के द्वारा पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा था, तो वो बैरियर उठा के प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करना, और प्राइवेट सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाना इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सेकंड एम था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स का। फिर देखो मेन पॉलिसीज जो है, मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनको आप एलपीजी शॉर्ट में बोल सकते हो। तो ये एक तरह से इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का स्ट्रक्चर माना गया, और गवर्नमेंट जो थी वो ये तीनों पॉलिसी इंडिया के अंदर लागू करना चाहती थी, और ये तीनों पॉलिसी इंडिया में 1991 से लागू हुई, तीनों पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ये जो पॉलिसीज थी, इनमें क्या किया गया, शॉर्ट में बता रखा है यहाँ इस फ्लो चार्ट में देखो। जैसे लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो भी बैरियर गवर्नमेंट ने लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, तो उसको रिमूव करना लिबरलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी उनको सेल कर देना इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, जिससे ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएगी, ओनरशिप और मैनेजमेंट। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना कंट्री की इकोनॉमी को। तो ये मेन पॉलिसीज थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। अब इसमें फर्स्ट जो है वो लिबरलाइजेशन, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।